नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 24 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बुधाया इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज देखते हैं हम कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो परमाणु हथियार जो है उससे निषेध पे जो संधि बनाई गई है उससे रिलेटेड है, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है और सरकार ने क्या लक्ष्य ले रखा है उससे संबंधित है। तो अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं। परमाणु हथियारों के निषेध से संधि से रिलेटेड है। संदर्भ ये है कि 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त के बीच में हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। ये कहाँ पे है? ये जापान के अंदर है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर है। यूएसए के द्वारा इसके ऊपर परमाणु अटैक किया गया था। इसका कितना वर्षगांठ हो गया है? 76वीं वर्षगांठ हो गई है। इस दौरान ये चीज़ें सामने आया कि क्या अभी भी जिस तरह से दुनिया में और या वर्ल्ड में परमाणु बम हथियार को लेके चल रही है, उसकी विकास चल रही है, क्या ये बढ़ना चाहिए या इसकी रोकने की चर्चा की जानी चाहिए। तो इसके लिए राइटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइटर का कहना है कि परमाणु हथियार के निषेध पे जो संधि बनाया गया है उससे संबंधित है कि ये जो है ये लोकप्रिय रूप से इसे प्रतिबंध संधि के रूप से भी जाना जाता है। इसमें क्या होना चाहिए? ये संधि में आप परमाणु का विकास नहीं कर सकते, परीक्षण नहीं कर सकते, उत्पादन, निर्माण, अधिग्रहण, हस्तांतरण मतलब एक दूसरे को नहीं दे सकते, उपयोग नहीं कर सकते। परमाणु हथियार का उपयोग की धमकी पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे कि मान लीजिए कोई भी देश है जो शक्तिशाली देश है, उनके दोनों के बीच में यदि परमाणु है दोनों के बीच में और ये कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं तो कहीं ना कहीं कहाँ पे परिणाम मिलेगा, पूरे विश्व पे इसका प्रभाव देखने के लिए हमें मिलता है। तो इससे संबंधित, इसको रोकने से संबंधित ये प्रतिबंध संधि बनाया गया था। लेकिन प्रतिबंध संधि में आप देखेंगे कि 22 जनवरी 2021 50वें सदस्यों के द्वारा अनुपालन किया गया था। 90 दिनों के लिए यह क्रियान्वयन किया गया था। ये योजना चलाई गई थी किसके द्वारा? इनके जो सदस्य देश है, सदस्य देशों के द्वारा। उसके बाद ये जो संधि है वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के परमाणु निस्तारण की आशा और आशावाद को पुनर्जीवित करता है कि खास इस संधि का इफेक्टिव रूप से हो जाने से विश्व के अंदर परमाणु के हथियार की जो प्रॉब्लम चल रही है ये नहीं हो पाएगा। वर्तमान में अभी ये इस संधि में कितने सिग्नेचर हस्ताक्षर के देश है? इसमें 86 हस्ताक्षर देश किए गए हैं। उसके बाद इसमें राइटर के द्वारा कुछ चिंताएं जताई जा रही है। देखिए, पहला चीज आपने देखा, अभी तक सभी देश 86 देश ही इसमें शामिल हुए हैं, जबकि कितने ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति होते हुए, परमाणु बम होते हुए भी वो इसमें शामिल नहीं है। तो क्या यह इफेक्टिव रूप से काम कर पा रहा है? ये संधि इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पा रहा है। इस पर्पज के लिए इसको बनाया गया था, ये पर्पज को पूरा करने में असफल रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? चिंताएं जताई जा रही है कि परमाणु शक्तियों और गैर भागीदारी, जो परमाणु शक्ति है, जिनके पास परमाणु शक्ति है देशों के पास, उनकी तो भागीदारी है ही नहीं। तो इसकी जब भागीदारी नहीं रहेगी तो ये तो आशा शंका बनी रहेगी ना कि आपको धमकी दे दिया जाएगा, इसकी विकास कराई जाएगी। जिस तरह से चाइना आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन अपनी परमाणु शक्ति का विकास करते जा रहा है। उसके बाद है परमाणु हथियारों का उपयोगिता जारी है। अभी भी इसकी उपयोगिता ऐसा नहीं हुआ है कि कम हो गया है, उसकी उपयोगिता भी जारी है। आप देखेंगे कि नए चीजों में संकटग्रस्त जो संधियां है कि इसको दरकिनार कर दिया जाता है और एक नई संधि करना जिसके आधार पे पुराने जो परमाणु हथियार है और जितने देश है, जितने बड़े जिसके आधार पे है, उनको एक संदर्भ में अच्छा नहीं रहा है कि इनके ऊपर झुकाव देशों को नहीं देखने के मिला है जिनके पास परमाणु हथियार का संगीत है, जिनके पास परमाणु हथियार से संपन्न है। खासकर हम आगे देखेंगे कि भारत में भी इसका सदस्य नहीं है, भारत ने भी इसको सिग्नेचर नहीं किया है। उसके बाद देखेंगे कि संधि का सत्यापन घटता है। संधियों का सत्यापन जिस तरह से होना चाहिए, संधि सिर्फ केवल सत्यापनों के लिए ही काम नहीं करती है। इसमें आप देखेंगे कि बुनियादी मशीनरी जितने भी है, परीक्षण, ये सारा चीजें करने के साथ साथ इसमें चलती है। उसके बाद है संप्रभुता। इसमें यह कहा जाता है यदि हम इसमें शामिल होते हैं तो हमारी जो संप्रभुता है उस संप्रभुता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा जाएगा। कानूनों से जो प्रचलित किया जाता है संप्रभुता हमें खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट बताया जाता है कि गैर क्रियान्वयन मौजूदा संस्थान। तो गैर क्रियान्वयन मौजूदा संस्थान मतलब कि इसके लिए जो सीडी बनाया गया था, ठीक है, निष्कर्ष आयोग या फिर इसे सीधी संस्थानों का जो क्रियान्वयन है उस क्रियान्वयन का उदाहरण के द्वारा सम्मिलित किया जाता है कि इन सिद्धांतों में सीडी जितने वर्षों से में सफल नहीं हो पाया। ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये जो संधि है, संधि क्या नहीं हो पाया,
ये सफल नहीं हो पाया जिस तरह से इसको बनाया गया था और इनको सामने लाया गया था कि यदि हम इस संधि को लाते हैं तो दुनिया में शांति होगी, दुनिया के जितने भी परमाणु हथियार जिन देशों के पास है वो साइन करेंगे, वो अपना विकास नहीं करेंगे, धमकी किसी को नहीं देंगे, जिससे कि देश के बीच में शांति बना रहे, विश्व में शांति हो। लेकिन वैसा नहीं हो पाया और राइटर के द्वारा पूरा पॉइंट भी दिया जाता है कि क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे संप्रभुता खत्म हो सकती है। राइट, नेक्स्ट भारत का क्या स्टैंड है। भारत का स्टैंड हम देखते हैं कि इसमें भारत का क्या स्टैंड है। पहला चीज, भारत इस संधि से दूर है। मैंने पहले ही बताया कि भारत इस संधि में सदस्य नहीं है और ना ही वो कभी वार्ता में भाग लिया है और ना ही संधि पे हस्ताक्षर किया है। भारत चाहता है कि एक सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन युक्त परमाणु ये संधि होनी चाहिए और इस पे भारत तब जाके बातचीत करेगी एक संधि के लिए। तो सरकार जिस तरह से अभी भारत ये बता रही है कि जिस तरह से अभी का जो संधि का रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं जिस काम होना चाहिए, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो फुलफिल नहीं करता है, इसलिए भारत इस पे ना तो सिग्नेचर किया है ना इसमें पार्टिसिपेट करता है। भारत सरकार का मानना है कि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून को विकास में इसका योगदान और गठन नहीं करती है और ना ही कोई ये नया मानक या मापदंड निर्धारित करता है ये संधि। ठीक है, तो इसलिए ये भारत इसमें भी शामिल नहीं किया गया है, भारत भी इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष में राइटर के द्वारा क्या बताया जाता है, निष्कर्ष में ये बताया जाता है प्रतिबंध संधि को एक रचनात्मक रूप से नया निष्कर्ष करना चाहिए। मतलब कि अभी इसमें जितनी चीजें प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को खत्म करके सामने लाना चाहिए और सामने लाके एक सामूहिक क्या होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए व्यापक योग्यता के साथ साथ। इसको कम करने के लिए, इस पे काम करने के लिए सभी को सम्मिलित होना चाहिए और ये सब परमाणु हथियार सम्मेलन को बुला के यहाँ पे सभी देशों के साथ बातचीत करके इस समझौता पे सभी को हस्ताक्षर करवाया जा सकता है, जिससे कि हमारे विश्व में शांति को बनाए रखने में मदद हो सके। हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया, अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल जो है ये है भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से संबंधित है, को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसको जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि भारत सरकार ने 2025 तक लक्ष्य बनाया है कि हमारा जो जीडीपी होगा कितना होगा, 5 ट्रिलियन होगा और 1 ट्रिलियन क्या होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था होना चाहिए हमारा। इस अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ा के हम कितना कर देंगे, $400 बिलियन का किया जा सकता है। इसके लिए आप देखेंगे कि 2019 में हमारा कितना था, 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। उसके बाद 2019 में था, 2020 में कितना हो गया, $33 मिलियन, जबकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड भी था। उसके साथ ही 2020 में ये 87.79 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद की भी आयात हुई है। ठीक है, इस संबंधित है। आगे देखते हैं क्या है, आगे सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है। यहाँ पे सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि $5 मिलियन हम अमेरिकी डॉलर अपना जीडीपी पर बढ़ाएंगे, 5 ट्रिलियन। अब 5 ट्रिलियन बढ़ाने के लिए हमने कहाँ पे फोकस किया था, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों को जब हम बढ़ावा देंगे तो सरकार के द्वारा स्टेप क्या उठाया गया, तो सरकार के द्वारा जो स्टेप उठाया गया, पहला जो स्टेप उठाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति। सरकार के द्वारा 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति लाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम डिवाइस है, ठीक है, सॉरी डिजाइन है, डिजाइन का क्या करना चाहिए, विनिर्माण करके भारत को एक क्या करना चाहिए, विश्व केंद्र के रूप में बनाने की जरूरत है, जिसमें हम विश्व केंद्र के रूप में इसको बनाया जा सके। उससे क्या होगा, 10 मिलियन जॉब भी यहाँ पे जनरेट होगा, सृजित होगा। उसके साथ साथ ही 1909 में ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित किया, 2019 में इसको महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित किया। 2025 तक ये कितना हो जाना क्या अनुमान है कि $1.0 मिलियन फोन का उत्पादन, और जिसका मूल्य कितना होगा, वास्तव में ये 190 बिलियन डॉलर। ये आपको फैक्ट नहीं याद करना, बस ये चीज़ें याद करना है, आपको समझना है कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है। तो पहला कदम आपने देखा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति सरकार के द्वारा बनाई गई। उसके बाद दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना चलाया गया। इस प्रोत्साहन योजना के तहत ये है कि 5 सालों के लिए मोबाइल फोन और इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है घटक है, इनमें वृद्धि वस्तुओं को विकासशील की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि इसमें इस चीज़ों को निर्धारित करने पे जोर दिया गया था। उसके बाद देखते हैं रोजगार में क्या है। इस योजना में क्या गया था कि 11,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया गया है, जिससे कि इसमें उम्मीद आए और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। हम उत्पादन को बढ़ा के ही क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। निर्यात जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तब जाके हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिमांड बन पाएगा।
हमें निर्यात पे एक स्ट्रक्चर वे में क्या करने की ज़रूरत है, विकास करने की ज़रूरत है। तो विकास करने के लिए हमें एक सारे चीज़ों को जोड़ के एक साथ उत्पादन की कड़ी को जोड़ के और उसको प्रोत्साहन योजना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक हमारे इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ये काम कर लेंगे। सरकार को पहला पुशअप करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। उसके बाद है कि कुल उत्पादन जो 60% था उसकी योगदान को आगे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख करोड़ के ऑर्डर के निर्यात के होने का उम्मीद है। 60% का अधिक योगदान होगा, इसमें बढ़ावा होगा। उसके बाद है संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स योजना, ये सारी चीज़ें हैं, क्लस्टर्स योजना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा इसमें एफडीआई को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके, एफडीआई को भारत में अट्रैक्ट किया जा सके कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आ सके, फंड आ सके, जिससे कि हम इसमें विकास करें। और इसमें जब हमारे पास एफडीआई आएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे तो हम क्या करेंगे, निर्यात भी हमारा बढ़ जाएगा। निर्यात जैसे ही बढ़ेगी तो हम जो अपने पर्पज अपना लक्ष्य बनाए हैं 2025 तक 5 ट्रिलियन वो भी लक्ष्य अपना पूरा कर लेंगे, और 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये भी सारी चीज़ें हम अपनी पूरा करने में मकसद देंगे। उसके बाद है सरकार के द्वारा राइटर के द्वारा कुछ निष्कर्ष दिया जाता है, वे फॉरवर्डेड आगे की राह में सरकार राइटर बोलती है कि क्या करना चाहिए। पहला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे आपको ध्यान देनी चाहिए, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारा चीज़ है जो उभरती हुई अभी क्या है, नया तकनीक है। आपको नई तकनीक पे भरोसा करना चाहिए, ना कि पुरानी तकनीक, क्योंकि हम अपडेट करते रहेंगे तब जाके हम इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। यदि हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करेंगे और जो मार्केट का डिमांड है, मार्केट के डिमांड के अनुसार से पूरा नहीं करेंगे तो ये हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे के लिए हम कितना भी प्रोत्साहन या कोई सा भी योजना क्यों न ला लें। उसके बाद है भारत में अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है इसकी निर्माण की क्षमता को बढ़ावा देना, उसके साथ साथ उसको दुनिया का पावर हाउस बनने के लिए एक रूप से क्या करना है, सॉफ्टवेयर प्रगति के साथ भी जोड़ने की सही टाइम है कि इनको दोनों को साथ में जोड़ के हम इसको काम कर सकते हैं। उसके बाद है कि जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इस चीज़ों को आप करते हैं तो उसके साथ साथ आपको साइबर सुरक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। इन साइबर सुरक्षा के लिए देशी निर्माण का उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसमें भी आपको काम करने की ज़रूरत है साइबर सुरक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाहन में आप व्यापार में देखेंगे कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला हावी है, तो ये भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए ये वैश्विक जो मूल्य श्रृंखला है उसको एकीकृत करना है। एकीकृत करके इसकी तरीका को ढूंढने की ज़रूरत है। आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है इसको एकीकृत किया जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि अनुसंधान पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और विकास के उच्च क्षेत्रों में निवेश की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार पे ध्यान देना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, रिसर्च करने चाहिए, जो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखती है। हम अनुसंधान उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए, तो हमें इसमें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से भारत ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर, जिस तरह से चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना था, उसी तरह से भारत को भी बनना चाहिए। और भारत के पास पोटेंशियल है कि हम चिप डिजाइन में इस क्षमता को पूरा कर सकते हैं। पर्याप्त है हमारे पास क्षमता, संसाधन, तो इसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम अभी तक इसके पास एक भी चिप निर्माण क्षमता नहीं है, तो इसको भी हमें बढ़ावा देने के लिए की ज़रूरत है। तो हमने आर्टिकल डिस्कस किया, 2 आर्टिकल डिस्कस किया। पहला जो आर्टिकल था वो था परमाणु से रिलेटेड, परमाणु संधि से रिलेटेड। दूसरा जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, जरूर अपने दोस्तों के साथ करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।